तो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करने वाले हैं जो कि क्लास 10th में 11th चैप्टर पुरानी बुक के हिसाब से। तो चैप्टर नंबर 11 है हमारा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। अगर जैसे बहुत महत्वपूर्ण जगह है, मान लो ना कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होगा। अभी तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, मोबाइल से ले रहे हो सर, चार्ज करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, है ना। बल्ब जल रहा है घर में, टीवी चल रही है, पंखा चल रहा है, इन सबको चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं सारी चीज़ों के लिए ना कि इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं आप, कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, और अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार जगह जगह अलग अलग जगह इसका इस्तेमाल ले सकते हैं, ठीक है। स्कूल में, घरों में, अस्पताल में और इंडस्ट्रीज वगैरह, फैक्ट्री वगैरह में भी, ठीक है। तो सवाल तो ये आता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनती कैसे है, किससे बनती है, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये फ्लो कैसे करती है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से जब करंट बहता है तो उसे रेगुलेट कौन करता है, उसे रेगुलेट कौन करता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जो है इन्हीं सब चीज़ों के आंसर जानने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 7 में पढ़ा होगा। 6 में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में हिंट दिया हुआ था, पर 7 में थोड़ा सा डिटेल्ड था, ठीक है। क्लास 7 में आपको पढ़ाया गया होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो फ्यूज़ का कभी नाम लिया होगा तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सीधे इलेक्ट्रिक करंट की बातें करने लग जाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम अपने एक बेसिक लेवल से जानने की कोशिश करते हैं बिजली के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे छोटा सा जो लेवल हम देख सकते हैं कि क्या है। हम बहुत बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े, उससे बढ़िया पहले हम छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का ना मैं कहूँ कि बेटा इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या होता है, तो तुम सब चिल्ला पड़ते हो सर इलेक्ट्रिक सेल, है ना, क्योंकि हमें यही पता है कि इलेक्ट्रिक सेल जो है इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है। क्लास 6th 7th के हिसाब से हम इसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पूछूं, अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल जो है इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है, ठीक है, दैट इज गुड। अब इसके बारे में और थोड़ी सी बात करने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक सेल को क्यों बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। तो इसके अंदर ना स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो ना तो उस सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि केमिकल था, क्या था, सेल के अंदर केमिकल था। तो जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और इस केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मेटल नॉन मेटल आपने पढ़ा था, है ना, मेटल नॉन मेटल में आपने पढ़ा ना, मेटल के पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, है ना। मेटल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी होती है। तो जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, ठीक है, जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो फ्लो करेंगे, नॉन मेटल की तरफ जाएंगे ना तो फ्लो तो करेंगे ना, चलेंगे तो। इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करते हैं, कब एक मेटल जो है बेटा कब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब वो केमिकल रिएक्शन करता है, जब वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है। तो व्हेन केमिकल रिएक्शन इज सेट अप, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था चैप्टर की स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट।
तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ये वो रास्ता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, द अनइंटरप्टेड पाथ। ठीक है, एक ऐसा रास्ता जिसके बीच में कोई भी रुकावट ना हो और जिसके अंदर से करंट फ्लो करे, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों दो टाइप के होते हैं, ओपन सर्किट होता है और एक होता है क्लोज्ड सर्किट। डायग्राम बहुत गौर से समझना, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं समझोगे ना तो आगे फिर समझ नहीं पाओगे चीज़ें। जब और हम डिटेल में घुसते जाएंगे ना तो तुम्हें यही नहीं समझ में आएगा कि कब हमने स्विच ऑन किया है, कब हमने ऑफ किया है। तो ओपन सर्किट एक ऐसे सर्किट को बोलते हैं जब स्विच आपका ऑफ होता है। स्विच आपका ऑफ होता है यानी कि जब स्विच आपने ऑफ कर दिया तो सर्किट इनकम्प्लीट है, और जब सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट आगे बह ही नहीं सकता, और ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पोर्शन को गौर से देखना बेटा, जिसको मैंने हाईलाइट करूंगा ना, जिसको, उस पोर्शन को जरा तुम गौर से देखना तो तुम्हें चीजें क्लियर होंगी, है ना। दोनों में मैं हाईलाइट करता हूँ तो आप देखना कि क्या फर्क है दोनों में, ठीक है। एक ये वाला रीजन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये वाला रीजन देख रहे हो, इसमें ये और दूसरे वाले में ये, दोनों में अगर हम गौर से देखें तो बिंदी का फर्क है, एक डॉट का फर्क है। ये जो चीज है ना हमारी की कहलाती है। क्या कहलाती है? की। ये भी की है, लेकिन जब की के बीच में आप डॉट प्लेस कर देते हो तो हम उसे क्लो ऑन, की को ऑन बोलते हैं कि की हमारी ऑन हो गई है। लेकिन जो पहला वाला डायग्राम है स्विच, ठीक है, ये स्विच, पहले वाले डायग्राम में डॉट नहीं है, मतलब अभी हमारा स्विच जो है वो क्या है? ओपन, नहीं ऑफ है। स्विच क्या हमारा? ऑफ। जब स्विच ऑफ है तो क्या होगा? देखो, पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और ऐसे सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट। लेकिन क्लोज सर्किट में क्या है? स्विच आपका जो है ऑन पोजीशन में है, सर्किट कंप्लीट है तो करंट इजीली फ्लो कर जाएगा, और ऐसे सर्किट को क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। कभी कभी डायग्राम ऐसे भी आ जाता है, देखो, है ना, कभी कभी डायग्राम ऐसे हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारी ये रहती है की, ये वाला पोर्शन जो हमारा की है, ठीक है। तो ये ओपन सर्किट, अभी स्विच हमारा ऑफ की पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो ना तो बेटा ये वाली की जो है ना, देखो अभी नीचे आ गई, है ना, ऐसे करके। तो अब हमारा सर्किट क्या हो गया यहाँ पे? क्लोज्ड। ऐसे सर्किट को अपन क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोज्ड सर्किट। दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, हमारा क्या है? क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। आगे चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं स्विच। अब मैं स्विच बोल रहा हूँ तो आप कहोगे सर स्विच क्या होता है? तो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का एक ऐसा कंपोनेंट, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का एक ऐसा कंपोनेंट जिसका इस्तेमाल करते हैं सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए, ठीक है। एक ऐसा कंपोनेंट आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक ऐसा कंपोनेंट जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेक और ब्रेक द सर्किट, ठीक है। मेक मतलब सर्किट को कंप्लीट करना, ब्रेक मतलब सर्किट को इनकम्प्लीट करने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज करते हैं उस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? स्विच, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्विच। यूज टू मेक और ब्रेक द सर्किट। मेक मतलब कंप्लीट करना यानी स्विच ऑन करना, और ब्रेक मतलब ऑफ करना, ठीक है। अब ये बेसिक चीजें हैं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, अब बात करते हैं करंट की, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या होता है ना, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में लोग क्या करते हैं ना, ये बोलते हैं लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट गई, लाइट गई, लाइट गई, ठीक है। पहले तो ये टर्म ही गलत है ना। हमारे यहाँ इंडिया में बोलते हैं ना, जब बिजली आ जाती है तो बोलते हैं लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, और जब चली जाती है तो लाइट गई, लाइट गई, लाइट गई। लाइट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। लाइट मतलब रोशनी होता है, ठीक है। लाइट का मतलब है रोशनी, और जिस चीज की हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसे विद्युत तो बोलते हैं या फिर बिजली कहते हैं, आम भाषा में बिजली कहते हैं, ठीक है। तो लाइट आ गई, लाइट आ गई नहीं चलना अगली बार से, ठीक है। वहीं पे साउथ इंडियन लोग जो है इसको करंट बोलते हैं, करंट आ गया, करंट आ गया, करंट आ गया, ठीक है, या करंट चला गया। तो सही शब्द तो है करंट। लाइट आ गई, लाइट गई, अगली बार इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। बत्ती आई, बत्ती गई, है ना, ये डायलॉग सुना होगा आपने, हमारे देश के एक महान नेता ने दिया हुआ है। कोशिश करना नाम बताने की कोशिश करना किसने कहा है। बिजली आई,
बिजली गई, ठीक है, ऐसा करके उसने किसी ने बोला है, बताना किसने बोला, ठीक है, अगर किसी को याद आ रहा है तो। ही इज वेरी वेरी फेमस, नॉट इवन इन इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बताना, कमेंट में बताना किसने किया है, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है बेटा? देखो करंट, मैंने सिर्फ करंट नहीं बोला, इलेक्ट्रिक करंट। देखो करंट का मतलब तो वो एक नदी में जो बनता है ना करंट, जानते हो ना, लहरें जो बनती हैं उसको भी करंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी वाले करंट की बात करें तो हम इलेक्ट्रिक करंट टर्म यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से गिवन टाइम में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। मैं लिख देता हूँ एक बहुत सरल भाषा में। देखो इधर क्या लिखा है ना, इधर लिखा है इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है? जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है एक पर्टिकुलर एरिया से पर यूनिट टाइम, तो हम उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ना करंट को कैरी कौन करता है? करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? तो मेटल्स, उन्हें हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स, ठीक है। जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है ना बेटा, उसे अपन कहते हैं चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो मेटल्स में चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में करंट किन की वजह से फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी लिक्विड्स, वो लिक्विड जो खुद के अंदर से करंट फ्लो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। उनमें चार्ज किसकी वजह से फ्लो करता है बेटा? आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में किसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है? आयंस। याद रखना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि पूछ लेगा। तो आयंस में पॉजिटिव वाले भी आ जाते हैं, नेगेटिव, मतलब कैटायन एनायन दोनों की वजह से। जब कैटायन एनायन फ्लो करने लगते हैं ना एक लिक्विड के अंदर से, जब कैटायन और एनायन डिसोसिएट होकर एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, तो चार्ज, कैटायन एनायन बेसिकली है क्या? चार्ज। जब चार्ज फ्लो करता है तो हम बोलते हैं करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि डेफिनेशन ये है ना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आई होप कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से एक पर्टिकुलर टाइम में चार्ज फ्लो करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, ठीक है। मेटेलिक वायर्स कॉमा इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो मेटेलिक वायर होते हैं या फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज करवाते हैं, चार्ज का फ्लो करवाते हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है ना बेटा, हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। क्या बोला मैंने? कि जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होती है, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कि जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है ना, वो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स ऑफ करंट, ऑफ द सोर्स ऑफ करंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको बाद में भूल जाओ तो मैं यहाँ पे ना इस चीज़ को हटा देता हूँ, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, डोंट वरी, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। क्या होता है करंट की फ्लो की डायरेक्शन? करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी
नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, कहाँ से फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी सोर्स ऑफ करंट, करंट के सोर्स से, मतलब बैटरी, सेल, ईटीसी, ठीक है। बैटरी के, अगर बैटरी हमारा सोर्स ऑफ करंट, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट फ्लो करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन उल्टा करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम, ठीक है, अपोजिट ना, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, वो क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होती है। अब हम करंट के फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा था, करंट का क्या मतलब होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर करंट की डेफिनेशन दूं, ठीक है, तो वो क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना एक पर्टिकुलर टाइम पे तक, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज को है ना बच्चों, हम लोग चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से, और टाइम को आपको पता ही है T से। और इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? I से। तो समझो यहाँ पे चीजें बहुत गौर से समझना। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? Q से। टाइम को हम करते हैं T से, और करंट को हम करते हैं I से, ठीक है। तो अगर मैं करंट की डेफिनेशन पे जाऊं, ठीक है, करंट की डेफिनेशन ये रही हमारी, करंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट, करंट नहीं, खाली खाली करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है कि इफ अ नेट चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में एक चार्ज Q टाइम t के लिए फ्लो करेगा, तो जो करंट I बनेगा ना, करंट I उस क्रॉस सेक्शन से, वो क्या होगा? वो होगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? Q बाई टी। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ पे भी लिखा ना, करंट इज इक्वल टू क्या? चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये हमारी डेफिनेशन है करंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब अगर हम SI यूनिट्स की बात करें, ठीक है, SI यूनिट्स की बात करें, ठीक है, तो जो SI यूनिट है ना, SI यूनिट, ठीक है, तो SI यूनिट क्या है हमारी? पहले तो चार्ज की SI यूनिट की बात करें तो कूलम, क्लास 9th में भी पढ़ा, चार्ज की यूनिट क्या होती थी? कूलम। और टाइम की आपको पता है सेकंड्स, टाइम की क्या है? सेकंड। और करंट की एम्पियर, करंट की क्या होती है? एम्पियर। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ना वो आपको ऐसे भी लिखेगा, देखो निकाल के दिखाता हूं मैं, SI यूनिट ऑफ करंट। देखो, तो पहले तो SI यूनिट ऑफ करंट निकालने से पहले ना हम देखते हैं कि करंट निकलता कैसे, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की SI यूनिट होती थी बेटा कूलम। क्या होती थी चार्ज की SI यूनिट? कूलम, COULOMB, कूलम। और डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम की होती थी सेकेंड्स। तो अगर SI यूनिट ऑफ करंट निकालें तो ये बन जाती थी कूलम पर सेकेंड। क्या बन जाती थी? कूलम पर सेकेंड। और इसे और इजी करने के लिए हमने नाम दे दिया एम्पियर। क्या नाम दे दिया? एम्पियर, ठीक है। तो अब SI यूनिट ऑफ करंट आ गई हमारी एम्पियर, SI यूनिट ऑफ करंट आ गई एम्पियर, ठीक है, ये रहा हमारा।
करंट का सही निकालने का तरीका। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, वो ना ये है कि जस्ट अ मिनट ना, ये थोड़ा सा हमारा बीच में कुछ पार्ट स्किप है, ये कुछ हमें करेक्शन की जरूरत है, यहाँ पे कर देता हूँ ना। देखो कभी कभी आपसे पूछ लेगा भैया कूलम जो है वो कहाँ से आया, तो कूलम जो है ना ऑगस्टिन डी कूलम को ऑनर करते हुए लिया गया था। चार्ज के बारे में बताने में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जो है ऑगस्टिन डी कूलम का है, तो उनको ऑनर करते हुए चार्ज की एसआई यूनिट को क्या दिया गया, नाम कूलम। ऐसे ही करंट के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स जो है हमारे एंड्री मैरे एम्पियर ने दी थी, इसीलिए उनको ऑनर करते हुए करंट की एसआई यूनिट को बना दिया एम्पियर। ठीक है, अब बेसिक चीजें जो है बेटा कुछ वो आप जरा ध्यान देना। अब आपसे कोई पूछ ले कि एक कूलम, ये सबको पता चल गया कि भैया चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, पर मैं तुमसे कहूं कि बच्चों ये बताओ कि एक कूलम में कितना चार्ज होता है। ठीक है, एक कूलम में कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक कूलम में 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के जितना चार्ज होता है। इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर रहा हूँ ताकि चीजें समझ में आ जाएं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू हमारा चार्ज ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, 6 इंटू 10 की पावर 18, ये देखो बेटा यहाँ पे जस्ट तो 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या है, सिंपल से शब्दों में चार्ज ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को ले आओ, उनमें जितना चार्ज होगा ना उस चार्ज को एक कूलम बोलेंगे। उस चार्ज को क्या बोलेंगे, एक कूलम। अब कोई बच्चा पूछे सर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ये कुछ चीजें हैं ना, ये जो सब मैं लिख रहा हूँ ये आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछेगा। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो तुम क्या करो, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को ले आओ, है ना, और फिर 1.6 इंटू 10 की पावर 19 से मल्टीप्लाई करो तो रफली 1 कूलम आएगा। क्या आएगा, 1 कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम कुछ नहीं है, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को बंद करो एक डब्बे के अंदर और बोल देना ये देखो मेरे हाथ में है 1 कूलम। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन कोई पूछ ले भैया एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये चीजें आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में आ जाती है एक एक नंबर में। ठीक है, तो अगर इसमें किसी भी बंदे को कोई भी डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब आपके पेपर में पहले जब 1 नंबर का क्वेश्चन आता था सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, तब पूछता था डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। लेकिन आज भी पूछ सकता है वो। अब जब पेपर दोगे तो वो भी कोई 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडीज में से ही बोल देगा ढूंढ के कि डिफाइन 1 एम्पियर। जैसे लास्ट ईयर 1 न्यूटन आपने डिफाइन किया था, है ना, बहुत सारे 1 वॉट डिफाइन किया था, वैसे ही 1 एम्पियर भी डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर कुछ नहीं है, बहुत इजी डेफिनेशन। जब हम किसी कंडक्टर के थ्रू 1 कूलम चार्ज को 1 सेकंड तक फ्लो कराते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर गया। ठीक है, जब हम किसी कंडक्टर के अंदर से 1 कूलम चार्ज को 1 सेकंड तक लगातार फ्लो कराते हैं तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर चार्ज जो है वो फ्लो हुआ है। When 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जब एक कंडक्टर के थ्रू 1 कूलम चार्ज, ठीक है, फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है तो द करंट सो प्रोड्यूस इज नोन एज 1 एम्पियर। ठीक है, फिर इसको भाई मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो,
कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, और इजी करना है तो 1A इज इक्वल टू 1C अपॉन में 1S, दैट्स ऑल। फिर कभी कभी क्या करेगा ना बेटा, आपको फंसाने के लिए और आपसे क्वेश्चन गलत करवाने के लिए, वो ना करंट को दूसरी यूनिट्स में लिखेगा, छोटी छोटी यूनिट्स का इस्तेमाल करेगा जहां आप गलती करोगे। तो कभी कभी दे देगा कि 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, 5 मिली एम्पियर। अब आप कंफ्यूज कि मिली एम्पियर क्या है, तो देखो याद रखना, मैं तुम्हें आज भी बता रहा हूँ और हमेशा बता दूंगा कि बेटा जब भी आप फॉर्मूले में कोई वैल्यू रखते हो ना, जब भी किसी भी सब्जेक्ट में और स्पेशली साइंस में, जब भी आप फॉर्मूले में यूनिट वैल्यू रखते हो तो वो हमेशा एसआई यूनिट्स में होनी चाहिए, वो वैल्यूज हमेशा एसआई यूनिट में होनी चाहिए। और करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर, मिली एम्पियर नहीं है, माइक्रो एम्पियर नहीं, नैनो नहीं है, पीको नहीं है, खाली एम्पियर। तो एम्पियर के अलावा अगर कोई और यूनिट है ना, तो यू नीड टू चेंज, आपको क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी यूनिट। कैसे करो, सवाल तो ये आता है हाउ, है ना। तो देखो मिली एम्पियर का मतलब होता है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, मिली एम्पियर का क्या मतलब होगा बेटा हमारा, देखो मिली एम्पियर का मतलब होगा 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। और माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 एम्पियर, और नैनो एम्पियर का मतलब 10 की पावर -9 एम्पियर, और पीको का मतलब होगा 10 की पावर -12 एम्पियर, ठीक है। आई होप कि आप इन सारी टर्म से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। आपको याद रखनी है मिली एम्पियर मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो बोले तो 10 की पावर -6, नैनो बोले तो 10 की पावर -9। और कभी कभी ना ये सेंटीमीटर मीटर में भी कन्वर्ट करने के लिए आ जाए, जैसे तुम्हें पता है लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है ना, क्या होती है मीटर। अब मिलीमीटर से आपको अगर मीटर जाना हो ना तो 10 की पावर -3, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ना 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 मीटर। तो ये वाली वैल्यू सिर्फ आपको करंट से ही डील करने में हेल्प नहीं करेंगी, और भी यूनिट से डील करने में हेल्प करेंगे। अब आगे बात करते हैं। तो अब हमारे पास बेटा करंट को नापने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं एमीटर। वो एमीटर क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है, उसको क्या करता है, मेजर करता है। बेटा यहाँ पे एक गौर देने वाली चीज ये है कि आपको ये पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ उसको जरा ध्यान से समझना है, और ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा या अजर्शन रीजनिंग में पूछ लेगा, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा, कोई मतलब उसका वो नहीं है, तरीका है वो किस तरीके से आपसे पूछे। तो आपसे ये पूछता है कि आप एमीटर को कैसे कनेक्ट करोगे सर्किट में, सीरीज में कि पैरेलल में। तो एक चीज याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि एमीटर जो है ना हमारा एमीटर, ठीक है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और कोई पूछे क्यों, क्यों होता है, तो भैया करंट इन सीरीज रिमेन्स द सेम, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में जब भी आप एमीटर को कनेक्ट करोगे तो करंट हमेशा सेम रहेगा, यानी एमीटर का काम भी तो करंट को नापना है। एमीटर का काम क्या है, करंट को नापना। करंट सेम किस में होता है, सीरीज कनेक्शन में, और इसी वजह से एमीटर को भी कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। हमेशा पूछा जाता है 1 नंबर में, ठीक है। अब वो कैसे भी पूछ लेगा, एमसीक्यू में पूछ ले या किसी क्वेश्चन में जाके सब्जेक्टिव में पूछ ले, वो आपकी अपनी किस्मत, ठीक है। सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, थोड़ा सा हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, बट अभी आपको याद रखना है कि एमीटर कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में, तो सीरीज में कनेक्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि करंट हमेशा सीरीज में सेम रहता है, दैट्स ऑल। ये 2 बातें याद रखनी है आपको। और एमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट को नापता है इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू, ठीक। तो देखो जैसे इस तरीके से बनाया गया हमारा, ये देखो ये सीरीज होता है। सीरीज मतलब अगर मैं मान लो कि ना
ऐसे सपोज करो, मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ कि सीरीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लो मैं ये ना, एक हमारा ऐसे समझ लो, एक ये धागा है और एक धागा एक इस पोल से बना हुआ है। ये जो लंबा सा डंडा दिख रहा है मान लो एक पोल है, ठीक है, और एक छोटा वाला डंडा दिख रहा है आपको दूसरे एंड पे, वो भी एक पोल है। तो अगर मैं इस धागे को खोल दूं बड़े वाले पोल से और छोटे वाले पोल से और सीधा करके खड़ा करूं, उसको सीधा करने की कोशिश करूं, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे ना सब कुछ। वो बल्ब, वो ए लिखा हुआ है, एमीटर, वो स्विच, सब एक लाइन में सीधे खड़े हो जाएंगे ना। तो ऐसे सर्किट को अपन सीरीज में कहते हैं। ये सर्किट क्या है हमारा, सीरीज में है। ठीक है, क्योंकि जब तुम इस दोनों को सीधा करोगे ना, इस एंड को ले जाके सीधा करोगे और इस एंड को भी ले जाके सीधा करोगे, तो कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा। देखो तुम अगर गौर से देखोगे, पॉजिटिव वाला रहा ना हमारा, जस्ट अ मिनट, तो जब तुम इसको फैलाने की कोशिश करोगे ना बच्चों, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो पॉजिटिव वाला ये, फिर ऐसे आगे चलते रहना, यहाँ पे तुम्हारा ये बल्ब दिखेगा तुम्हें। ठीक है, फिर तुम और आगे चलोगे एमीटर, तो इसी तरीके से तो बनेगा ये पूरा एक लाइन में आ रहा है ना, सीरीज कनेक्शन। क्या कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन। बाकी सीरीज में और ज़्यादा डिटेल में आपको नीचे समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल ऐसे समझ लो कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास बैटरी बनाने के दो तरीके होते हैं। क्लास 7th में पढ़ाया जाता था यूनिवर्सल साइंस में। ठीक है, बैटरी बनाने के दो तरीके होते थे, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो सीरीज कनेक्शन में क्या करते थे कि हम 3-4 बैटरी लेते हैं, जितनी भी मन करे 3-4 बैटरी लेते हैं, और क्या करते हैं सुनो, कि ये देखो ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है बैटरी का, नीचे वाला नेगेटिव होता है। और एक्चुअल में यही होता है। जो मेटल की नॉब होती है ना ऊपर, कभी भी आपने सेल के ऊपर देखी होगी, वो थोड़ा सा बटन जैसा उभरा हुआ होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो नीचे की फ्लैट सरफेस होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जब एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, देखो एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, और दूसरी का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से, फिर इस तरीके से सो ऑन, और बाकी पहली का नेगेटिव बिल्कुल अलग। ये जो कनेक्शन होता है ना इस तरीके का, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से, इस तरीके का जो कनेक्शन होता है उसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन, बैटरीज में। ठीक है, और ऐसे ही अगर सारी बैटरीज का पॉजिटिव देख रहे हो, यहाँ पे चारों बैटरी का पॉजिटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव से कनेक्ट है। जब सेम टर्मिनल आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो ऐसे कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। लेकिन जब अपोजिट टर्मिनल आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो ऐसे वाले कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सीरीज कनेक्शन। और सेम सारे पॉजिटिव एक तरफ और सारे नेगेटिव एक तरफ, तो पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, बैटरीज का कनेक्शन है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए बेटा, अब हमारा एग्जाम्पल 11.1 इस बुक का सबसे पहला, मतलब इस चैप्टर का जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, वो हमसे क्या कहता है। देखो गौर से, पहले ना मैं तुम्हें एग्जाम्पल कराऊं उससे पहले एक चीज रिकॉल कराना चाहूंगा। ठीक है, क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट होता है, और क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो अब हमारा एग्जाम्पल आ गया 11.1। ठीक है, और 11.1 में कह रहा है करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। करंट दिया हुआ 0.5 एम्पियर। 0.5 को हम लोग अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ये करंट कितनी देर के लिए बह रहा है बेटा, 10 मिनट्स के लिए। और आपको पता है कि जो ऐसा यूनिट होती है टाइम की, वो होती है सेकेंड। तो इसे सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, 10 × 60 सेकेंड्स, तो 600 सेकेंड। ये करंट, ये हाफ एम्पियर करंट जो है कितने सेकंड के लिए फ्लो हुआ था, 600 सेकंड के लिए फ्लो हुआ था, है ना। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। कह रहा है कि सर्किट के अंदर से चार्ज कितना फ्लो हुआ, क्यू निकालना। क्या निकालना है, क्यू। तो तुम्हें पता है लिखना, वी हैव I is equal to Q by T। क्यू निकालना ना, क्यू।
तो T मल्टीप्लाई हो जाएगा I से, I इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो अब वैल्यू रख दो, I हमारा 1/2 है इंटू टी हमारा 600 इज इक्वल टू क्यू, तो Q इज इक्वल टू 300 कूलम। 300 कूलम, तो चार्ज कितना है? 300 कूलम चार्ज फ्लो हो गया इतनी देर में। इतनी देर में कितना चार्ज फ्लो हो गया? 300 कूलम। आई होप सभी का एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो फिर एमसीक्यू में पूछी जा सकती है या फिर असर्शन रीजनिंग में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो बेटा ना मैं आपको सुनो, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो असर्शन रीजनिंग में पूछ लेता है ना, तो इसलिए मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा ये एडअप कर दूँ। तुम्हारे एनसीईआरटी में लाइन है और आपको पता है कि आजकल एमसीक्यू आते हैं तो एक लाइन से उठाकर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पुराने ज़माने में आपको अगर क्लास 9th का याद होगा ना, तो आपको पता होगा पहले प्रोटॉन्स ढूंढे गए थे, है ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ढूंढे गए, तो फाइनली हमारे न्यूट्रॉन्स आए थे। तो जब तक लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था ना, साइंटिस्ट वगैरह को, तो साइंटिस्ट ये सोचते थे कि प्रोटॉन जब फ्लो करता है ना किसी भी सर्किट के अंदर से, तो प्रोटॉन के फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो कन्वेंशनली यानी पुराने टाइम पे जब लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था, तो लोग क्या सोचा करते थे? लोग ये सोचते थे कि जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज बोले तो प्रोटॉन, जब प्रोटॉन फ्लो होता है किसी सर्किट में तो करंट फ्लो होता है। ठीक है, बट ये जब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट सबको पता चल गया, तो फिर लोगों को पता ये भी चला कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंद है, वो हिल डुल ही नहीं सकता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो अब जो हिल डुल सकते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में जंप कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन। फिर साइंटिस्ट ने अपनी डेफिनेशन को इम्प्रोवाइज किया, है ना। लेकिन कन्वेंशनली पुराने जमाने में लोग क्या कहते थे कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस चीज को जरा याद रखना, अगर वो पूछ ले कि कन्वेंशनली चार्ज क्या होता, कन्वेंशनली डायरेक्शन क्या थी इलेक्ट्रिक करंट की, तो आप बोलोगे कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन थी, जो पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन थी, वही हमारे किसके? करंट के फ्लो की डायरेक्शन थी। बट एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपको अभी याद दिलाऊं, आपको रेड पेन से लिखाई थी ना मैंने, रेड मार्कर से, देखो। ठीक है, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स ऑफ करंट। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल करता है एक्चुअल में। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स उल्टा है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा वो होगा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो है हमारा ये टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय। ठीक है ना, आपको यहीं तक जो है ध्यान देना, एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा। चलो बाय।